मध्यकाल में यूरोप का भारत से व्यापार कई मार्गों से होता था। एक मार्ग फारस की खाड़ी तक समुद्र के रास्ते जाता था। वहां से फिर इराक और तुर्की होकर जमीन के रास्ते एवं आगे समुद्र के जरिए वेनिस और जेनेवा तक जाता था। एक दूसरा मार्ग लाल सागर होकर मिस्र के सिकंदरिया तक थल मार्ग और वहां से समुद्र के जरिए वेनिस और जेनेवा पहुंचता था। एक तीसरा मगर कम प्रचलित थल मार्ग भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के दरों से होकर मध्य एशिया, रूस तथा बाल्टिक सागर को पार करता हुआ जाता था। इस तरह भारत को यूरोप से मिलाने वाले दो मुख्य समुद्री मार्ग थे। प्रथम फारस की खाड़ी से होकर एवं द्वितीय लाल सागर से होकर। इसमें फारस की खाड़ी वाला मार्ग ज्यादा प्रचलित था, क्योंकि लाल सागर वाला मार्ग अत्यधिक कोहरे के कारण दुष्कर था। एशिया का अधिकांश व्यापार अरब वासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापार इतालवी व्यापारियों के एकाधिकार में था। यह व्यापार पूर्वी देशों के गरम मसालों के कारण बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि गरम मसालों की यूरोप में बहुत मांग थी। ये मसाले यूरोप में बहुत महंगे बिकते थे, क्योंकि जाड़ों में नमक और काली मिर्च डले गोश्त पर ही वे जिंदा रहते थे। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुकों ने अधिकार कर लिया। इस कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य संपर्क स्थापित करने वाला मार्ग भी तुकों के अधीन आ गया और उन्होंने यूरोप के व्यापारियों को अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों से व्यापार करने की सुविधा देने से इनकार कर दिया। पहले वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। इस कारण यूरोप के नवीन राष्ट्र स्पेन और पुर्तगाल व्यापार से बहिष्कृत थे, लेकिन गरण मसाले के महत्व और भारत के विख्यात वैभव के लोभ से पूर्व के साथ व्यापार करने को ये लालायित थे। इसीलिए पश्चिमी यूरोप के नवीन राज्यों ने भारत और इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों तक पहुंचने के लिए नए और अपेक्षाकृत कम जोखिम भरे मार्ग ढूंढने आरंभ कर दिए। ये लोग अरब और वेनिस के व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़कर तथा तुर्की के झगड़े से बचकर पूरब के देशों से सीधे व्यापारिक संबंध कायम करना चाहते थे। वे ऐसा करने के लिए पूरी तरह समर्थ थे, क्योंकि 15वीं सदी के दौरान जहाजरानी निर्माण और नौपरिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई। यूरोप के पुनर्जागरण ने पश्चिमी यूरोप के लोगों में उद्यम की भावना पैदा कर दी। इस समय कुतुबनुमा दिशा सूचक का आविष्कार भी हो चुका था। नए भौगोलिक आविष्कार और व्यापारिक मार्गों की खोज में पुर्तगाल अमणी था। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयासों से भौगोलिकः खोजों का कार्य आसान हुआ। पुर्तगालियों और स्पेनवासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया। पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमो डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्तमाशा अंतरीप को खोज निकाला, जिसे उसने तूफानी अंतरीप कहा। 1494 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका को खोज निकाला। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर काटकर भारत तक पहुंचने में सफलता पाई। इन समस्त नवीन खोजों का एकमात्र उद्देश्य व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना एवं आर्थिक लाभ कमाना था। भारत के पश्चिम में मालाबार तट पर कालीकट एवं कोचीन तथा गुजरात में सूरत, भड़ांच और कैम्बे प्रसिद्ध बंदरगाह थे। ये बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ भारतीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी, लाख इत्यादि वस्तुएं मालाबार तट पर लाई जाती थी, जहां से लाल सागर एवं फारस की खाड़ी होकर इन्हें पश्चिमी देशों को भेजा जाता था। पश्चिमी देशों को भेजी जाने वाली अन्य प्रमुख भारतीय वस्तुएं थीं सूती कपड़ा, नील, मसाले और जड़ी बूटियां। इस समय गुजरात से भारी मात्रा में सूती कपड़े का निर्यात होता था। 1500 ईस्वी के लगभग भारत के समूचे व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख समुदाय था कोरोमंडल चेट्टियार समुदाय। बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक के व्यापार में उनको बड़ो महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस व्यापार में उनके साथ एक अन्य दक्षिण पूर्वी व्यापारी समुदाय था चुलिया मुसलमान। इस प्रकार भारत में पुर्तगालियों के आगमन के समय विशिष्ट समुद्री मार्गों पर विशिष्ट व्यापारिक समुदायों को प्रभुत्व था। भारत में यूरोप वासियों के आने के क्रम में सर्वप्रथम पुर्तगीज थे। इसके बाद डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए। इन यूरोपियों में यद्यपि अंग्रेज डच के बाद आए थे, परंतु उनको ईस्ट इंडिया कंपनी की